हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं डॉक्टर साहिल रॉय आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीएनए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा। आपको हमारे एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। हम आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 50 डेज मैराथन लेकर के आए हैं। ये 50 डेज मैराथन में 50 वीडियोस की एक सीरीज है जिसमें 5000 एमसीक्यूज अपलोड किए जाएंगे। हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज हैं। दोस्तों, हर रोज रात 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। आज हमारा डे 20 है, तो आज की वीडियो को कंबाइन अगर हम कर दें तो कुल मिलाकर के हमने आज के डेट तक 2000 एमसीक्यूज अपलोड कर दिए। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप अपने कमेंट के थ्रू अपने डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप किसी भी अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लास्ट वीडियो आ रहा है आपके सामने, जो है मॉक टेस्ट 20। इसी के साथ इकोनॉमिक्स के भी 1000 हमारे एमसीक्यूज पूरे हो जाएंगे। कल से हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। आज हम कवर करने वाले एमसीक्यू 1901 से 2000 एमसीक्यूज। बेसिकली फ्रेंड्स, आज हम जो एमसीक्यूज लेकर के हैं उसमें 25 एमसीक्यूज एडिशनल हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको 125 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इन्हें मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं एंड विश यू अ वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 876 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैपिटल एज अ मींस ऑफ प्रोडक्शन। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है कैपिटल का एज अ मींस ऑफ प्रोडक्शन। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैन मेड फैक्टर्स, दूसरा ऑप्शन मोबिलिटी, तीसरा ऑप्शन फिक्स्ड सप्लाई और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मोबिलिटी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो बेसिकली इमोबाइल होती हैं, वो मोबाइल नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें तो अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बात की जाए तो लैंड को भी कैपिटल कंसिडर किया जाता है, ठीक है, और फिक्स्ड मशीनरीज को भी कैपिटल कंसिडर किया जाता है। क्योंकि जब भी देखिए अकाउंटिंग के टर्म्स में बेसिकली जो कैपिटल्स होता है वो मनी टर्म्स की बात की जाती है, मॉनेटरी टर्म्स की बात की जाती है, ठीक है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा अभी, लेकिन आप बात समझिए। अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में कैपिटल में मनी भी आता है और साथ ही साथ कोई भी ऐसा असेट आता है जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको गुड्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। मशीनरी भी आपका कैपिटल कहलाएगा इकोनॉमिक्स में, लैंड भी आपका कैपिटल कहलाएगा इकोनॉमिक्स में, अगर वहां से आप कुछ आउटपुट जनरेट कर पा रहे हैं तो। यहां पे सवाल पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैपिटल एज अ मींस ऑफ प्रोडक्शन, तो इन्होंने बोला मोबिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोबिलिटी, जो बेसिकली इमोबाइल होता है कैपिटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 877 क्वेश्चन है हमारा, कॉस्ट फंक्शन इज रिलेटेड टू। कॉस्ट फंक्शन इन चारों में से किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन सप्लाई फंक्शन, दूसरा ऑप्शन डिमांड फंक्शन, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्ट फंक्शन और चौथा ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉस्ट फंक्शन इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी प्रोडक्ट फंक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 878 और क्वेश्चन है हमारा, फर्म्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट एंड लेबरर्स आर नोन एज, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिक्स्ड इनपुट्स, दूसरा ऑप्शन फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स, तीसरा ऑप्शन रॉ मटेरियल्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्म्स, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स एंड लेबरर्स आर नोन एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्योंकि फर्म्स फिक्स्ड है, प्लांट फिक्स्ड है, इक्विपमेंट भी फिक्स्ड है, चेंज नहीं होते, लेकिन लेबरर्स वेरिएबल्स हैं, उसे आप चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, पूरी तरीके से बदल भी सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 879 और क्वेश्चन है, यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन। जो यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व है वो इनमें से किसके ऊपर बेस्ड है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट,
दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 880 और क्वेश्चन है हमारा, इन द थियरी ऑफ प्रोडक्शन द लॉन्ग रन इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच, इन्होंने सवाल पूछा इन द थियरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की थियरी में जो लॉन्ग रन डिफाइन किया जा रहा है इज द पीरियड इन विच, वो कौन सा पीरियड है जहां पे वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑल फैक्टर्स कैन बी वैरीड, दूसरा ऑप्शन नो फैक्टर्स कैन बी वैरीड, तीसरा ऑप्शन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड बट अदर्स कैन बी वैरीड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द थियरी ऑफ प्रोडक्शन द लॉन्ग रन इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच all factors can be varied. Option A is the correct answer for the given question. लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरीड करते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, एक हिसाब से वेरिएबल होते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, लेकिन लॉन्ग रन में सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 881 और क्वेश्चन है हमारा, the marginal product curve is above the average product curve when the average product is, इन्होंने सवाल पूछा है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो एवरेज प्रोडक्ट कर्व के ऊपर है जब एवरेज प्रोडक्ट कर्व क्या हो रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the marginal product curve is above the average product curve when the average product is increasing. Option A is the correct answer for the given question. जब average product increase कर रहा होता है तब marginal product curve average product curve के ऊपर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 882 और क्वेश्चन है हमारा, when the output produced is maximum for given level of inputs the firms achieved, इन्होंने कहा कि जब आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है सबसे ज्यादा विद द गिवन लेवल ऑफ इनपुट्स, तो फर्म ने क्या अचीव किया। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट्स, दूसरा ऑप्शन टेक्निकल एफिशिएंसी, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिक एफिशिएंसी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी नहीं है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां लिखा है टेक्निकल एफिशिएंसी। फर्म ने क्या अचीव किया, टेक्निकल एफिशिएंसी, जहां पे गिवन लेवल ऑफ इनपुट में उन्होंने मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करके दिखा दिया। डायरेक्टली ये आंसर सही है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 883, तो क्वेश्चन है हमारा, अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन के लॉ में वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑल फैक्टर्स आर फ्री टू वैरी, दूसरा ऑप्शन नो फैक्टर्स आर फ्री टू वैरी, तीसरा ऑप्शन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड बट वन फैक्टर इज फ्री टू वैरी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड बट वन फैक्टर इज फ्री टू वैरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 884 और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का रीजन नहीं है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स, मतलब फैक्टर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, दूसरा ऑप्शन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन ग्रेटर स्पेशलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स और चौथा ऑप्शन डायमेंशनल इकोनॉमीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, fuller utilization of fixed factor is not the reason for increasing returns to scale। आपने फिक्स फैक्टर का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो अब इससे आप और कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 885 और क्वेश्चन है हमारा, when there is fixed factor and a variable factor then the law would be, जब दो तरीके के फैक्टर्स हैं, फिक्स फैक्टर भी है और वेरिएबल फैक्टर भी है, तो लॉ कौन सा लॉ अप्लाई होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है when there is a fixed factor and variable factor then the law would be option A, law of variable proportion. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 886 और क्वेश्चन है हमारा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स अंडर, जो लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का इन चारों में से किसके अंडर आता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा ऑप्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कम्स अंडर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 887 और क्वेश्चन है हमारा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो लॉ है डिमिनिशिंग रिटर्न्स वो इनमें से किन्होंने प्रोपाउंड किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन मार्शल, तीसरा ऑप्शन रिकार्डो और चौथा ऑप्शन जे.एस. मिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन सी रिकार्डो, पूरा नाम डेविड रिकार्डो। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 888 और क्वेश्चन है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर ऑकर्स ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ। इन्होंने सवाल पूछा है कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, जब हम प्रोडक्शन की इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर आता है, इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनपुट इज इंक्रीज्ड, दूसरा ऑप्शन इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन मैनेजरियल एफिशिएंसी और चौथा ऑप्शन ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर ऑकर्स during initial stage of production because of optimum use of fixed factors. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 889 और क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। प्रोडक्शन इनमें से किसका फंक्शन है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स, दूसरा ऑप्शन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 890 और क्वेश्चन है हमारा द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज, जो लॉ है वेरिएबल प्रोपोर्शन का उसे और क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा ऑप्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, तीसरा ऑप्शन लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स और चौथा ऑप्शन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 891 क्वेश्चन है हमारा increasing returns to a scale can be explained in the terms of। increasing returns to a scale इनमें से किसके टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? we have 4 options। पहला ऑप्शन फिक्स्ड स्केल ऑफ प्लांट, दूसरा ऑप्शन लेबर प्रोडक्टिविटी, तीसरा ऑप्शन ऑप्टिमम फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शंस और चौथा ऑप्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ economies of scale। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के टर्म्स में हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 872 क्वेश्चन है हमारा इन अ डैश। ठीक है, नीचे मार्केट की बात की जा रही है, इनमें से किस मार्केट में अ फर्म फेसेस एन इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड कर्व व्हिच मींस दैट द फर्म कैन सेल any amount of good at the prevailing market price। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली मार्केट, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन और चौथा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी परफेक्ट कंपटीशन। इन अ perfect competition,
A firm faces an infinitely elastic demand curve, which means that the firm can sell any amount of good at the prevailing market price. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 893 क्वेश्चन है हमारा, when does a firm maximizes its profit in an imperfect competition? सवाल पूछा जा रहा है कि imperfect competition में फर्म कब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, we have 4 options. पहला ऑप्शन, when marginal revenue is greater than marginal cost. दूसरा ऑप्शन, when marginal revenue is less than marginal cost. तीसरा ऑप्शन, when marginal revenue is equal to marginal cost. और चौथा ऑप्शन, when marginal revenue plus marginal cost is equal to 0. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, when marginal revenue is equal to marginal cost. तो इस कंडीशन में imperfect competition वाले जो फर्म्स हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 894 क्वेश्चन है हमारा, in which form of imperfect competition. नीचे 4 imperfect competition एज एन ऑप्शन दिए हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि in which form of imperfect competition do firms produce either a homogeneous product or products which are close but not perfect substitutes of each other. ठीक है, we have 4 options. पहला ऑप्शन मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओलिगोपोली. ओलिगोपोली एक इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन है जहां पे firm either produces a homogeneous product or products which are closed but are not perfect substitute for each other. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 895 और क्वेश्चन है हमारा, under perfect competition a firm can produce with. ठीक है, perfect competition में firm can produce with what? We have 4 options. पहला ऑप्शन an optimum plant, दूसरा ऑप्शन, मतलब ऑप्टिमम प्लांट का मतलब समझिएगा कि जो प्लांट है ना, प्लांट में सारी की सारी मशीनरीज लगा रखी है, वो सारी मशीनरीज को आप फुल फ्लेज्डली आप इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, एन ऑप्टिमम प्लांट, दूसरा ऑप्शन एन ऑप्टिमम आउटपुट, तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट और चौथा आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ एन ऑप्टिमम प्लांट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 896 और क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द इंडस्ट्री डिमांड कर्व इज सेम एज. जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और जो इंडस्ट्री डिमांड कर्व है वो इनमें से कहां पे सेम होती है. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इन केस ऑफ मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन इन केस ऑफ ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. इस क्वेश्चन का सही आंसर है the average revenue curve and the industry demand curve is same as in case of monopoly. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 897 क्वेश्चन है हमारा, one important condition for successful price discrimination about market structure is. एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जहां पे आप सक्सेसफुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं किसी भी मार्केट, मतलब एक मार्केट स्ट्रक्चर में, वो क्या है इंपॉर्टेंट कंडीशन. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन देयर मस्ट बी परफेक्ट कंपटीशन इन एटलीस्ट 3 मार्केट, दूसरा ऑप्शन देयर मस्ट बी ओलिगोपोली इन ऑल मार्केट्स, तीसरा ऑप्शन देयर मस्ट बी परफेक्ट कंपटीशन इन डिफरेंट मार्केट और चौथा ऑप्शन देयर मस्ट बी इम्परफेक्ट कंपटीशन इन डिफरेंट मार्केट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है देयर मस्ट बी इम्परफेक्ट कंपटीशन इन डिफरेंट मार्केट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है एक सक्सेसफुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए मार्केट स्ट्रक्चर में. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 898 और क्वेश्चन है हमारा, इन विच मार्केट फॉर्म एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट. इन्होंने सवाल पूछा है कि इनमें से किस मार्केट फॉर्म में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम है एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन. इन परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 899 क्वेश्चन है हमारा, अंडर मोनोपोली फॉर्म, ये फॉर्म लिखा है FORM, फॉर्म मिसिंग है,
अंडर मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट TR इज मैक्सिमम व्हेन, जो टोटल रेवेन्यू है वो कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0, दूसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 0, और चौथा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर मोनोपोली form of market total revenue is maximum when marginal revenue is 0. Option A is the correct answer for the given question. आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 900, और क्वेश्चन नंबर 900 क्या कह रहा है जरा देखते हैं। Which of the following is not a determining factor of market form? इन चारों में से कौन सा एक मार्केट फॉर्म को डिटरमाइन करने का फैक्टर नहीं है, ठीक है, डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है किसी भी मार्केट फॉर्म को डिटरमाइन करने का, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, भैया ये तो है। दूसरा ऑप्शन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ये भी है, ये डिटरमाइन करता है। तीसरा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, और चौथा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट अ डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ अ मार्केट फॉर्म, क्योंकि आपने जितने भी मार्केट फॉर्म्स पढ़े हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में सब में नहीं पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है या नहीं होता है, जो भी है, लेकिन हमने सब में पढ़ा है कि कितने बायर्स होते हैं, कितने सेलर्स होते हैं, फ्रीडम होता है कि नहीं होता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होता है, होमोजेनस होता है, हेटेरोजेनस होता है, कैसा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 901 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन? इन चारों में से कौन सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन का फीचर नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, दूसरा ऑप्शन होमोजेनस प्रोडक्ट, तीसरा ऑप्शन फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और चौथा ऑप्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नॉट अ फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट भी होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी पॉसिबल है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 902, क्वेश्चन है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक इंडिविजुअल फर्म का क्या होगा, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन यूनिटी, तीसरा ऑप्शन इनफाइनाइट, और चौथा ऑप्शन लेस देन इनफाइनाइट बट ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर है price elasticity of demand for an individual firm under perfect competition is infinite. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 903, क्वेश्चन है हमारा which of the following is not a characteristics of monopoly? इन चारों में से कौन सा मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नो क्लोज सब्सटीट्यूट, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा ऑप्शन फ्री एंट्री एंड एग्जिट, और चौथा ऑप्शन प्राइस मेकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोनोपोली का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोली में फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म पॉसिबल नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है एंट्री के ऊपर, तो जब एंट्री पे ही रिस्ट्रिक्शन है तो एग्जिट पे की तो बात ही अलग हो गई, ठीक है, क्योंकि मोनोपोली में एक सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 904, क्वेश्चन है हमारा इफ प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम। अगर प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होगा तो डिमांड कर्व कैसा होगा, ठीक है। देन द डिमांड कर्व मस्ट बी, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक एंड हॉरिजॉन्टल, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक एंड वर्टिकल, तीसरा ऑप्शन हाईली इनइलास्टिक, और चौथा ऑप्शन हाईली इलास्टिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है if price and marginal revenue are same then the demand curve must be perfectly elastic and horizontal. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 905, क्वेश्चन है हमारा a firm can sell as much as it wants at the market price. This situation is related to, इन्होंने सवाल पूछा है कि एक फर्म जो है वो जितना ज्यादा बेचना चाहे, मतलब a firm can sell as much as it wants एट द मार्केट प्राइस। एक फर्म मार्केट प्राइस में जितना ज्यादा बेचना चाहे बेच सकता है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? दिस सिचुएशन इज रिलेटेड टू
वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मतलब आप क्वेश्चन समझ गए ना कि मार्केट प्राइस पे एक फर्म जितना ज्यादा बेचना चाहे वो बेच सकता है। ये किस सिचुएशन से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन। A firm can sell as much as it wants at the market price. This situation is related to perfect competition. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 906, क्वेश्चन है हमारा चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट इज नोन एज। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करना सेम प्रोडक्ट के लिए। चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट इज नोन एज। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन प्राइस फिक्सेशन और चौथा ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको बोलेंगे चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट फॉर द सेम प्रोडक्ट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 907, क्वेश्चन है हमारा Which of the following is the condition for equilibrium in the short run for a firm operating under perfect competition? तो सवाल है हमारा कि इनमें से कौन सा, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम का अगर कोई फर्म ऑपरेट कर रहा है परफेक्ट कंपटीशन शॉर्ट रन में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तीसरा marginal cost is equal to average revenue और चौथा when marginal cost is equal to marginal revenue is equal to average revenue। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी marginal cost is equal to marginal revenue is equal to average revenue। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 908 और क्वेश्चन है हमारा अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म कैन अर्न इन द शॉर्ट रन। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में क्या अर्न करता है? मतलब वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, दूसरा ऑप्शन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, तीसरा ऑप्शन कैन इनकर लॉसेस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कुछ भी पॉसिबल है शॉर्ट रन की अगर बात करें तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है, लॉस भी इनकर कर सकता है, तो कोई भी पॉसिबल है। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से बिल्कुल सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 909, क्वेश्चन है हमारा अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस लाइन लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट लाइन द फर्म वुड। इन्होंने सवाल पूछा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्राइस लाइन है ना वो अगर एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे चली आई है, मतलब जो भी आपका एवरेज कॉस्ट है, मतलब जो भी आपकी लागत है, मतलब जितने में आप प्रोड्यूस कर रहे हो एवरेज जो कॉस्ट है पर यूनिट का, उसके नीचे अगर आपका प्राइस लाइन पहुंच गया तो क्या हुआ, ये कौन सी कंडीशन है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, यू आर मेकिंग मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा कह रहे हैं इनकर लॉसेस, आपको लॉस हो रहा है, तीसरा कह रहे हैं मेक एबनॉर्मल प्रॉफिट और चौथा कह रहे हैं प्रॉफिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जो प्राइस लाइन है वो आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व लाइन के नीचे चली आई है, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, आपको लॉसेस हो रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, यू आर इनकरिंग लॉसेस। ठीक है, क्योंकि आपका जो लागत है ना दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आपके प्राइस से बहुत ज्यादा है क्योंकि आपका प्राइस लाइन आपके एवरेज कॉस्ट कर्व के नीचे चला आया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 910, क्वेश्चन है हमारा द कंडीशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज। एक कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और चौथा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द कंडीशन ऑफ द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर अ कॉम्पिटिटिव फर्म इज when marginal cost is equal to marginal revenue is equal to average cost is equal to average revenue। option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 911, क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज इन द कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। सवाल पूछ रहे हैं कि जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है
इन कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में कैसा होता है। ठीक है, नीचे ग्राफ के बारे में बोला जा रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, दूसरा ऑप्शन स्लोप्स अपवर्ड टू द राइट, तीसरा ऑप्शन इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इन द कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 912। क्वेश्चन है हमारा Which of the following is not correct for the equilibrium condition of a monopolist firm? इनमें से कौन सा कंडीशन करेक्ट नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मोनोपोलिस्ट फर्म में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मोनोपोलिस्ट फर्म के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होने के लिए इट इज नॉट करेक्ट, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 913। क्वेश्चन है हमारा मोनोपोली प्राइस इज द फंक्शन ऑफ। मोनोपोली प्राइस इनमें से किसका फंक्शन है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा ऑप्शन आइदर ए और बी और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोनोपोली प्राइस इज द फंक्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 914। क्वेश्चन है हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडस्ट्री इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इंडिया में जो पोस्ट और टेलीग्राफ इंडस्ट्री है वो इनमें से किस मार्केट का एक एग्जाम्पल है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडस्ट्री इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 915 और क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कार मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ऑप्शन रेलवेज, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर और चौथा ऑप्शन बैंकिंग सेक्टर। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। मतलब ये परफेक्ट एक एग्जांपल कहा जाता है, ये कई बार बोला जाता है क्लोजली रिलेटेड टू परफेक्ट कंपटीशन। एग्जांपल नहीं कंसीडर करते, लेकिन इन चारों में से जो सबसे ज्यादा मिलता जुलता है परफेक्ट कंपटीशन का वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 916। क्वेश्चन है हमारा सेलिंग कॉस्ट इज द फीचर ऑफ। सेलिंग कॉस्ट इनमें से किसका एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन बायलेटरल मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेलिंग कॉस्ट इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 917। क्वेश्चन है हमारा हाईली इलास्टिक नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू। जो हाईली इलास्टिक नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व है उनमें से किससे रिलेटेड है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हाईली इलास्टिक नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 918 और क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू shows the long run equilibrium position of the firm। इन चारों में से किस फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बता रहा है, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू चारों के चारे बराबर हैं। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन अंडर मोनोपोली और चौथा ऑप्शन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन
ए अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फर्म में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 919 क्वेश्चन है हमारा, द सेल्स ऑफ टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट्स एट प्राइसेस विच आर नॉट प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज। इन्होंने कहा कि जो सेल किया जाता है टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट को एट दोज प्राइसेस विच आर नॉट प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल कॉस्ट इज नोन एज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा प्राइस डिफरेंशिएशन, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तीसरा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सेल्स ऑफ टेक्निकली सिमिलर प्रोडक्ट्स एट प्राइसेस which are not proportional to marginal cost is known as price discrimination. Option C is the correct answer for the given question. ठीक है, देखिए जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, पर यूनिट प्रोडक्शन के लिए जो भी आपका मार्जिनल कॉस्ट आता है, अगर प्राइस उसके प्रोपोर्शनेट नहीं है, प्राइस कहीं कहीं बराबर है, कहीं कहीं थोड़ा ज्यादा है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब ये है ना कि प्रोपोर्शनेटली जितना आपका मार्जिनल कॉस्ट है उतना अगर आपका प्रोपोर्शनेटली अगर आपका सेलिंग प्राइस नहीं है तो फिर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 920 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इन चारों में से कौन सा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कंडीशन नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की इन चारों में से कोई भी। पहला ऑप्शन पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन बाय लोकैलिटी, तीसरा ऑप्शन डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स ऑफ द कमोडिटी और चौथा है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन बाय लोकैलिटी भी होता है। मतलब अगर आप कोई अगर पेडलर है, कोई भी अगर कार्ट वाला है, मतलब ठेले वाला है, वो सब्जी वाला है, वो अगर किसी एक गली में जाता है तो वहां पे सस्ते में सामान बेचता है, लेकिन किसी हाईफाई लोकैलिटी में जाता है तो वो अपने प्राइसेस चेंज कर देता है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन बाय लोकैलिटी, इट हैपेंस, बेसिकली इट हैपेंस। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ कमोडिटी, जिस पर्पस के लिए आप कमोडिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर्पस के लिए डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये तीनों तरीके डिस्क्रिमिनेशन के, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 921 क्वेश्चन है हमारा, इन द केस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस बी हायर इन द मार्केट्स वेयर। इन्होंने कहा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की केस में प्राइस हायर होगा उन मार्केट्स में जहां पे वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन डिमांड इज हाईली इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक और चौथा ऑप्शन डिमांड इज लेस इलास्टिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है in the case of price discrimination price be higher in the market where demand is perfectly elastic. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 922 क्वेश्चन है हमारा, डंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए डंपिंग बेसिकली क्या होता है, रिसेशन या डिप्रेशन के टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपने गुड्स को डंप कर देती हैं। डंप करने का मतलब ये है कि वो सस्ते में बेचेंगे नहीं, बाकायदा उसको समुद्र में ले जा करके धरती जमीन खोद करके उसको डंप कर देंगे, लेकिन वो सेल नहीं करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो डंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। ठीक है, हमें बताना है कि डंपिंग किस चीज का एग्जांपल है। पहला ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री, तीसरा ऑप्शन डोमेस्टिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और चौथा ऑप्शन इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डंपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 923 क्वेश्चन है हमारा, प्योर मोनोपोली कैन बी डिफाइंड एज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हुज प्रोडक्ट इज। प्योर मोनोपोली में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की जा रही है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्रॉस इलास्टिसिटी बेसिकली दो मिलते जुलते गुड्स में होता है, सब्सटीट्यूट्स में होता है या कॉम्प्लीमेंट्री में होता है। ठीक है, मोनोपोली की बात की जा रही है तो मोनोपोली एक ही प्रोडक्ट बनाता है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसका क्या होगा, सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, मैंने ऑप्शंस दिए नहीं, डायरेक्ट आंसर बता दिए, लेकिन आपकी समझने के लिए बहुत जरूरी था कि जो प्योर मोनोपोली होता है उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट होता ही नहीं है और सिंगल सेलर है, सिंगल मैन्युफैक्चरर है, सिंगल प्रोड्यूसर है उस कॉमोडिटी का। ठीक है, एंट्री रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 924, क्वेश्चन है हमारा द मार्केट फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय कंपटीशन अमंग द फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट इज नोन एज। इन्होंने कहा कि आपको मार्केट का नाम बताना है, इन चारों में से वो कौन सा मार्केट है जहां पे जो कंपटीशन है अमंग फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कुछ फर्म्स हैं, ढेर सारे फर्म्स नहीं है, थोड़े से फर्म्स हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये किस मार्केट का एक उदाहरण है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, क्या ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा होता है जहां पे कंपटीशन अमंग फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। दूसरा कह रहे प्योर ओलिगोपोली में ऐसा होता है। तीसरा कह रहे बायलेटरल मोनोपोली में होता है और चौथा कह रहे डुओपोली में ऐसा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्योर मोनोपोली। ये प्योर मोनोपोली की कंडीशन है जहां पे कंपटीशन अमंग द फ्यू फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 925, क्वेश्चन है हमारा द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म विल बी इनफाइनाइट अंडर। इन्होंने बोला जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म अंडर विल बी इनफाइनाइट अंडर, किस कंडीशन में वो इनफाइनाइट हो जाएगा? ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म विल बी इनफाइनाइट इन, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन पे बाद में जाएंगे, पहले हम समझते हैं। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म विल बी इनफाइनाइट अंडर perfect competition. Option A is the correct answer for the given question. Number 926, question है हमारा under monopolistic competition cross elasticity of demand for the product of a single firm would be। इन्होंने सवाल पूछा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी भी फर्म के मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अगर कोई फर्म मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है, तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा किसी प्रोडक्ट का वो क्या होगा? We have 4 options. पहला ऑप्शन इनफाइनाइट, दूसरा ऑप्शन हाईली इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन हाईली इन इलास्टिक और चौथा ऑप्शन जीरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म वुड बी हाईली इलास्टिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 927, क्वेश्चन है हमारा The cross elasticity of demand for the product of a single firm will be very low or zero under। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अ सिंगल फर्म। सिंगल फर्म का मतलब आप समझते हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली। मोनोपोली सिंगल प्रोड्यूसर होता है, सिंगल सेलर होता है, ठीक है, और सिंगल फर्म भी होता है। इन्होंने बोला बहुत कम होता है या जीरो होता है, अंडर विच। तो जैसे मैंने बोला मोनोपोली, तो मोनोपोली इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और किसी ऑप्शन को देखना ही नहीं है, आप अगर क्वेश्चन समझ जाते हैं तो जैसे ही आपको आंसर मिले टिक कर दीजिए, सेकंड थॉट में आप आंसर चेंज कर दोगे, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रीड करते ही हमारे दिमाग में आंसर क्लिक करता है, तो जो आंसर क्लिक करे वो ऑप्शन में तुरंत आप उसे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए, सोचिए नहीं, वरना फिर बाद में कंफ्यूजन होगा और इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 928, क्वेश्चन है हमारा एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ। इन चारों, मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां पे हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, ठीक है। वी आर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन, पहली बात तो परफेक्ट कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं होती, मतलब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज जस्ट लाइक अ बेंचमार्क। देखिए बिजनेस कंपटीशन को ना, मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन
और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसे बेसिकली हम पढ़ते हैं जिसमें मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारी चीजें आती हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, तो इन्होंने जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन द केस ऑफ ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 929, क्वेश्चन है हमारा द मार्केट फॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल बायर। देखिए यहां पे सवाल पूछ रहे हैं कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल बायर, सिर्फ सिंगल बायर की बात की जा रही है। आपको एक ऐसा मार्केट फॉर्म बताना है जहां पे एक इकलौता बायर हो। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन यूनिलेटरल मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन बायलेटरल मोनोपोली और चौथा ऑप्शन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोपोली की तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। बात करें बायलेटरल मोनोपोली तो बायलेटरल मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर एज वेल एज सिंगल बायर। ठीक है, इन्होंने बस सवाल ये पूछा है कि वो कौन सा मार्केट फॉर्म है जहां सिंगल बायर होता है। तो मैं आपको बताऊं, उस मार्केट फॉर्म को कहते हैं मोनोप्सोनी। और यहां पे मोनोप्सोनी नहीं दिया है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे इसे कंसीडर किया जाता है यूनिलैटरल मोनोपोली। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। आपको ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। इवन मुझे भी कुछ समय पहले तक जानकारी नहीं थी, मैं मोनोप्सोनी ही पढ़ता आ रहा था। लेकिन जहां ऑप्शन में आपको मोनोप्सोनी नहीं मिलेगा वहां पे आपको क्या टिक करना है, यूनिलेटरल मोनोपोली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 930, क्वेश्चन है हमारा मोनोप्सोनी इज अ मार्केट फॉर्म इन विच देयर इज एन आर। इन्होंने बोला है कि मोनोप्सोनी एक मार्केट फॉर्म है जहां पे इज और आर सवाल पूछा जा रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओनली सिंगल सेलर, देखिए ओनली सिंगल सेलर तो मोनोपोली होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ओनली 2 सेलर्स, तीसरा ऑप्शन है सिंगल सेलर विद सिंगल बायर और चौथा ऑप्शन है सिंगल बायर। तो अभी पिछला क्वेश्चन भी यही था ना, मोनोप्सोनी वाला या यूनिलेटरल मोनोपोली वाला। तो मोनोप्सोनी और यूनिलेटरल मोनोपोली एक ही चीज है जहां पे सिंगल बायर होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 931, क्वेश्चन है हमारा Which of the following is not a characteristics of monopolistic competition? इन चारों में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हमारा लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्रुप इक्विलिब्रियम और चौथा ऑप्शन है हमारा आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 932, क्वेश्चन है हमारा एक्सेस कैपेसिटी इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर। इन्होंने बोला है कि इन चारों मार्केट फॉर्म में कौन सा ऐसा मार्केट फॉर्म है जहां पे एक्सेस कैपेसिटी एक प्रोमिनेंट फीचर है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन है ओलिगोपोली। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्सेस कैपेसिटी इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 933, क्वेश्चन है हमारा डिफरेंट फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स अंडर। अलग अलग फर्म्स चार्ज अलग अलग प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट फर्म्स चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स अंडर वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंट फर्म्स चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 934, क्वेश्चन है हमारा अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि अ फर्म कैन प्रोड्यूस, जो फर्म प्रोड्यूस करता है वो किसके साथ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन ऑप्टिमम प्लांट, दूसरा ऑप्शन एन ऑप्टिमम आउटपुट,
तीसरा ऑप्शन मैक्सिमम प्रॉफिट और चौथा ऑप्शन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन प्रोड्यूस विथ एन ऑप्टिमम प्लांट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 935। क्वेश्चन है हमारा अ सिचुएशन, अच्छा सिचुएशन बोलते हैं सिचुएशन बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप समझिए भावनाओं को, हम सिचुएशन ही बोलेंगे, ठीक है। A situation in which the number of competing firms is relatively small is known as। वो सिचुएशन बताइए, ठीक है भैया, वो सिचुएशन बताइए जहां पे which the number of competing firms is relatively small, जहां पे जो कंपटीशन फर्म कर रहे हैं ना, आपस में कॉम्पिटिट करते हैं, उनका नंबर बहुत कम है। आपको ऐसा मार्केट फॉर्म बताना है जहां पे बहुत कम सेलर्स हैं, आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोनोपोली, नहीं भैया मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। डिओपोली में 2 सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में सिंगल बायर होता है। और ओलिगोपोली इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर, डिओपोली का मतलब 2 सेलर, मोनोपोली मतलब सिंगल बायर, ओलिगोपोली मतलब थोड़े मगर लार्ज सेलर्स, मतलब देयर आर फ्यू सेलर्स बट ह्यूज सेलर्स, दे आर द बिग सेलर्स, ठीक है। और उन्होंने सबने मिलकर के पूरे मार्केट के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। मतलब ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं बट लार्ज सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला प्रश्न 930 और क्वेश्चन है हमारा द फर्म अंडर सीवियर प्रेशर, मतलब एक फर्म है जो बहुत सीवियर प्रेशर में टू कीप देयर कॉस्ट लो अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय। एक फर्म है जिसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि उनको अपनी जो कॉस्ट है ना वो कम से कम रखनी है। समझ रहे हैं भाई? उनको अपनी कॉस्ट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं लागत। उन्हें अपनी लागत कम से कम रखनी है, एक ऐसा फर्म, ठीक है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। क्या है? स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। द फर्म अंडर सीवियर प्रेशर टू कीप देयर कॉस्ट लो अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है ना, तो फर्म्स क्या करते हैं कि अपने कॉस्ट, देखिए फर्म सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करता है? फर्म ज्यादा प्रॉफिट अपनी कॉस्ट को कट करके अर्न करता है। प्राइसेस बढ़ाने से फर्म कभी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। रीजन, अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ा दिए ना तो जो वर्कर्स होते हैं ना वो ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अब उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्राइसेस सेम रखते हैं लेकिन अपनी कॉस्ट कम कर देते हैं। मतलब 4 मैनेजर में से 2 को निकाल देते हैं, 2 से पूरा काम कराते हैं, 2 की सैलरी बच गई ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 937। क्वेश्चन है हमारा इफ प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर सेम, अगर प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों सेम है, ठीक है, देन डिमांड कर्व मस्ट बी। तो जो डिमांड कर्व होगा वो किस तरीके का डिमांड कर्व होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक एंड हॉरिजॉन्टल, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक एंड वर्टिकल, तीसरा ऑप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक एंड हॉरिजॉन्टल और चौथा ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक ओनली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है if price and marginal revenue are same then the demand curve must be perfectly elastic and horizontal. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 938। क्वेश्चन है हमारा it can sell as much as it wants at the market price is related to। 4 मार्केट के नाम नीचे मतलब फॉर्म्स बताए गए हैं और कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा मार्केट फॉर्म है या मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे जो मार्केट स्ट्रक्चर के जो फर्म्स होते हैं वो मार्केट प्राइस पे जितना ज्यादा बेच सकते हैं बेचते हैं, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन मोनोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट कैन सेल एज मच एज इट वांट्स एट द मार्केट प्राइस इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी ओलिगोपोली। मार्केट प्राइस पे जितना ज्यादा बेच सकते हो बेचो, हमको कोई लेना देना नहीं है, टैक्स तुमको भरना पड़ेगा। दिस इज ओलिगोपोली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 939। क्वेश्चन है हमारा
equating marginal cost and marginal revenue, the competitive firm can maximize its profits in. इन्होंने कहा कि अगर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को अगर इक्वेट कर दिया जाए तो जो कॉम्पिटिटिव फर्म है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कब तक कर सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, वी हैव ऑप्शन, पहला ऑप्शन इन द लॉन्ग रन, दूसरा ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, तीसरा ऑप्शन द मार्केट पीरियड और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है इन द लॉन्ग रन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 940, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा when demand rises and the supply also rises, जब डिमांड इंक्रीज कर रहा है मतलब डिमांड बढ़ रहा है और साथ ही साथ सप्लाई भी बढ़ रहा है, द इक्विलिब्रियम प्राइस बिकम्स, तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन डिटर्मिनेट, दूसरा ऑप्शन कंसिस्टेंट, तीसरा ऑप्शन डिटरमाइनेबल और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कंसिस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सवाल ये पूछ रहे थे कि जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 941, ठीक है, सिगरेट इंडस्ट्रीज मस्ट क्लोजली रिलेट टू, जो धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है ना, वो वाली जो इंडस्ट्री होती है, मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड टू, वो क्लोजली किससे रिलेटेड है, ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल, दूसरा ऑप्शन इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक मार्केट और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मॉडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 942, क्वेश्चन है हमारा चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर अ प्रोडक्ट इज नोन एज, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज करना, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना इज नोन एज व्हाट, वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा ऑप्शन प्राइस चार्जिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और चौथा ऑप्शन प्राइस एंड आउटपुट फिक्सेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर अ प्रोडक्ट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 943, क्वेश्चन है हमारा अ सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाउन और सिटी मींस, एक जो सिंगल सेलर है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर टाउन और सिटी में, इसका मतलब बताइए। सिंगल सेलर की बात कर रहा है, ठीक है, बायर नहीं, बायर होता तो मोनोप्सोनी हो जाता, सिंगल बायर का मतलब मोनोप्सोनी होता है, ऑप्शन ए, सिंगल बायर का मतलब मोनोप्सोनी या क्या होता है, या होता है यूनिलेटरल मोनोपोली, सिंगल बायर यूनिलेटरल मोनोपोली या मोनोप्सोनी। परफेक्ट कंपटीशन दूसरा ऑप्शन, मोनोपोली तीसरा ऑप्शन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चौथा ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सिंगल सेलर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाउन और अ पर्टिकुलर सिटी मींस ऑप्शन सी मोनोपोली। अरे पूरे एरिया में इकलौता ही है ना, तो मोनोपोली हो गया ना। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, कह रहे सिंगल सेलर, तो मोनोपोली ऑप्शन है, और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, ठीक है, और मोनोप्सोनी का मतलब सिंगल बायर, सेलर की तो बात नहीं हो रही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 944, क्वेश्चन है हमारा इफ अ टेबल शोज नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट वन कैन कैलकुलेट, इन्होंने बोला कि एक टेबल शो कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना आपने यूनिट प्रोड्यूस किया, एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, और हर यूनिट का एवरेज कॉस्ट, आप इनमें से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है, ठीक है, आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट फ्रॉम देयर, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट टोटल कॉस्ट, इट मीन्स यू कैन कैलकुलेट एनी ऑफ द अबव और ऑल 3 ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 945, क्वेश्चन है हमारा द फर्म विच मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज, उस फर्म के बारे में बताइए जो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन नॉर्मल फर्म, दूसरा ऑप्शन एफिशिएंट फर्म, तीसरा ऑप्शन एवरेज फर्म, चौथा ऑप्शन मार्जिनल फर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है
द फर्म विच मेक्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज मार्जिनल फर्म्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 946, क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज द डिफरेंस बिटवीन। जो एवरेज प्रॉफिट है वो किन दो चीजों का डिफरेंस है, आपको बताना है दो चीज का डिफरेंस, तो आपको मिलेगा एवरेज प्रॉफिट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। भैया मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से एवरेज कहां से आएगा? आपका एवरेज में से एवरेज माइनस करेंगे तो आपका एवरेज आएगा, समझ गए? मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना, तो आपको एवरेज में से एवरेज, तो यहां एवरेज और मार्जिनल नहीं आएगा, एवरेज से मार्जिनल नहीं आएगा, मार्जिनल से मार्जिनल नहीं आएगा, एवरेज कॉस्ट में से जब आप एवरेज रेवेन्यू को माइनस करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, समझ रहे हैं? वैसे एवरेज रेवेन्यू में से माइनस होगा, एवरेज रेवेन्यू बड़ा होता है और उसके बाद उससे छोटा होता है एवरेज कॉस्ट, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब एक हिसाब से ये सेलिंग प्राइस है, इतना आपको इनकम जनरेट हो रहा है। और बेसिकली अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की परिभाषा ही होती है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है? रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जिस होप की जो मैं बोल रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, मैं नीचे लिख करके समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो, ठीक है? आप यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हो। क्वेश्चन 947, क्वेश्चन है हमारा, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इज एट अ मैक्सिमम, ठीक है? जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ना वेरिएबल का वो मैक्सिमम पे है, वेयर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो है ना आउटपुट की वो क्या होगी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एट मिनिमम, दूसरा ऑप्शन एट मैक्सिमम, तीसरा ऑप्शन एट नॉर्मल पॉइंट और चौथा ऑप्शन 0। इस प्रश्न का सही उत्तर है द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल is at maximum where the marginal cost of output is at minimum। ऑप्शन ए इज द सही और सटीक आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 948, क्वेश्चन है हमारा, द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लैंड इज। प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है ना, एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, सबको टोटल कर दीजिए, तो जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना लैंड की वो क्या होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक, तीसरा ऑप्शन यूनिटरी इलास्टिक और चौथा ऑप्शन हाईली इलास्टिक। तो लैंड जो होता है ना, जमीन, धरती मां, ये क्या होती है बताइए? इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। भैया बढ़ थोड़ी जाती है? बढ़ जाती तो मैं अपना कमरा बड़ा ना कर लेता। द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। हम लैंड के साइज को बड़ा नहीं कर सकते, जितना नेचर ने हमें दिया है उतना ही रख सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ बड़े बड़े देश लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्र में आइलैंड्स बना ले रहे हैं, वो बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है? वो एक्सेप्शनल कंडीशन है, हम लोग नहीं कर सकते ना। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 949, क्वेश्चन है हमारा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर मार्केट में जो परफेक्ट कंपटीशन है, अ वेरिएबल फैक्टर इज डिमांडेड अप टू पॉइंट वेयर। एक वेरिएबल फैक्टर कब तक, किस पॉइंट तक डिमांड किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर मार्केट में, ठीक है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एमआरपी इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस। एमआरपी मतलब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। एमआरपी का फुल फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, एमआरपी का फुल फॉर्म मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एमआरपी एक तो मैक्स रिटेल प्राइस भी होता है और कई बार ये पढ़ने को मिलता भी नहीं है, कॉमन नहीं है उतना एमआरपी, तो मैं बता रहा हूँ मैक्स रिटेल प्राइस नहीं है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस। दूसरा कह रहे हैं एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस। तीसरा कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट और चौथा कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 950 है। 950 क्वेश्चन कर लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 950 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली अब तक के सारे वीडियोस में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी ऑल्सो। बहुत मेहनत करते हैं जी। अगर आपको लगा हो कि इसमें कुछ बेनिफिट आपको मिला हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज, और हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पंखा बंद कर करके रिकॉर्डिंग करना पड़ता है ताकि आवाज क्लियर पहुंचे आपके पास तक। बहुत गर्मी है, क्या बताएं। चलिए ठीक है, अगर लगे कि बेनिफिशियल है तो प्लीज लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन, ठीक है? अब बकैती के लिए माफ कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा आजकल हम हो रहे हैं, ठीक है? लॉकडाउन में हालत खराब हो गई यार, क्या करें। while analyzing the marginal productivity theory of distribution,
क्लार्क गेव मोर एम्फेसिस टू, इन्होंने बोला while analyzing the marginal productivity theory of distribution, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करते वक्त क्लार्क ने किस पे एम्फेसाइज ज्यादा किया, एम्फेसाइज करने का मतलब आप समझते हैं ना, किस चीज पे ज्यादा जोर दिया, मतलब प्रेशराइज किया, या किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन डिमांड फॉर फैक्टर्स, दूसरा ऑप्शन सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डिमांड फॉर फैक्टर्स पे क्लार्क ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया. क्वेश्चन नंबर 951. क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. इन चारों में से कौन सा एकदम सही है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, और चौथा ऑप्शन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 952. क्वेश्चन है हमारा अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंडर आता है. पहला ऑप्शन कह रहे हैं प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं प्राइस इज लेस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं आइदर ए और बी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 953. क्वेश्चन है हमारा इंटरडिपेंडेंसी इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ विच मार्केट फॉर्म. इनमें से किस मार्केट फॉर्म में इंटरडिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट फीचर है किसी भी एक मार्केट फॉर्म का. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली. इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरडिपेंडेंसी इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट फॉर्म. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 954. क्वेश्चन है हमारा अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल स्टॉप प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन इफ प्राइस इज. इन्होंने सवाल पूछा है कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो है वो प्रोडक्शन शॉर्ट रन में रोक देगी तब जब प्राइस का क्या होगा, इफ द प्राइस इज. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा लेस देन एवरेज कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा बिलो द मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है हमारा लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन है हमारा इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल स्टॉप प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन इफ द प्राइस इज ऑप्शन सी लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 955. क्वेश्चन है हमारा अ क्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स बिफोर अ सिंगल कोल्ड स्टोरेज इन द एरिया इज अ केस ऑफ. इन्होंने बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स का एक क्यू है कोल्ड स्टोरेज के सामने एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये कौन सा केस है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोली, और चौथा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ क्यू ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स बिफोर अ सिंगल कोल्ड स्टोरेज इन द एरिया इज अ केस ऑफ मोनोपोली. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज उस पर्टिकुलर एरिया में एक है और ढेर सारे फार्मर्स हैं. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 956. क्वेश्चन नंबर 956 क्या कह रहा है जरा देखते हैं. क्वेश्चन है अ फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर्स फ्रॉम अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन दैट द फॉर्मर. इन्होंने बोला कि जो एक मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन की फर्म है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म से अलग है. क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है वो हमें जानना है. वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन इज रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, दूसरा कह रहे हैं प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड गुड्स एज कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर्स, तीसरा ऑप्शन हैज रिलेटिवली मोर फ्रीडम टू एंटर, और चौथा ऑप्शन स्पेंड्स लेस ऑन एडवर्टाइजमेंट. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड गुड्स एज कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर्स. क्योंकि देखिए परफेक्टली कॉम्पिटिशन में
डिफरेंशिएटेड गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते। आपको मालूम है ना, होमोजेनियस गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 957, क्वेश्चन है हमारा डंपिंग इन्वॉल्व्स। डंपिंग में क्या इन्वॉल्व किया जाता है? ठीक है, डंपिंग इन्वॉल्व्स व्हाट? वी हैव 4 ऑप्शंस, उसमें से हमें चूज करना है। पहला ऑप्शन, सेलिंग एट अ लोअर प्राइस इन द मार्केट। डंपिंग का मतलब ये होता है कि हम सस्ते में बेचें। नहीं जी, डंपिंग का मतलब यही होता है कि सस्ते में नहीं बेचेंगे तो हम उसे दरिया में छू कर देंगे। मतलब हम बेचने से अच्छा उसे डंप कर देंगे, कहीं भी ले जाके फेंक के चले जाएंगे, लेकिन सस्ते में नहीं बेचने वाले। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। सेलिंग एट अ लोअर प्राइस इन द मार्केट डंपिंग का मतलब नहीं होता। डंपिंग में दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू मार्केट्स। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं सरप्लस प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट, और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। डंपिंग इन्वॉल्व्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द होम मार्केट एंड फॉरेन मार्केट। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 954, क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट होते हैं ना, मतलब क्या बताएं, कि जिनके जो ऑप्शंस होते हैं एकदम एक्यूरेट नहीं होते, तो हमें मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन को टिक करना होता है। आप समझ रहे हैं ना, जरूरी नहीं है आपने जो डिटेल में पढ़ा है एकदम एग्जैक्ट वही चीज पूछ ले आपसे। कई बार अप्रोक्सीमेटली आप जो चारों ऑप्शंस में एकदम नियरेस्ट आपके आंसर के होगा ना, आप उसे टिक करके आइएगा। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है। हमारा क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली, एग्रीकल्चर सेक्टर अप्रोक्सीमेटली कितना कंट्रीब्यूट करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1/4 ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा ऑप्शन 1/3 ऑफ नेशनल इनकम, थर्ड ऑप्शन 1/4 ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, और चौथा ऑप्शन 1/4 ऑफ जीडीपी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/4 ऑफ जीडीपी। अगर परसेंटेज की बात करें ना, तो इट इज नॉट 1/4, इट इज इवन लेस देन 1/5। ठीक है, अगर मैं बात करूं परसेंटेज की कि जीडीपी में कितना परसेंट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 का डेटा है। ठीक है, तो ये सवाल का सही जवाब है 17 to 18%। अगर आप अभी गूगल करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 17 से 18% जीडीपी का एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, और ये तो मैंने भी बहुत स्कूल टाइम में भी पढ़ा था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, पढ़ाते वक्त भी पढ़ा, आज भी वही डेटा है। इट इज लेस देन 20%। तो 20% लेस देन 20% तो होता है 1/5 ऑफ जीडीपी, लेकिन यहाँ 1/4 है। लेकिन नियरेस्ट क्या है और इन चारों में सही क्या है, सटीक क्या है? ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, 1/4 ऑफ द जीडीपी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 959, और क्वेश्चन है हमारा एग्रीकल्चर हैज अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट। एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में, एक्सेप्ट कौन सी इंडस्ट्रीज में नहीं है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन शुगर इंडस्ट्रीज, दूसरा ऑप्शन हैंडलूम इंडस्ट्रीज, तीसरा ऑप्शन कॉटेज इंडस्ट्रीज, और चौथा ऑप्शन पॉटरी इंडस्ट्रीज। पॉटरी इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि वो जो मिट्टी से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे कुल्हड़ हो गया, गुल्लक हो गया, दिया हो गया, तो ये जो पॉटरी वाली इंडस्ट्री है ना, वैसे आंसर यही है, पॉटरी इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में हैज अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट पॉटरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, पॉटरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बेचारे बहुत गरीब किसान होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कंपेरेटिवली उनको उस हिसाब से पैसे नहीं मिल पाते। इवन दीपावली पे भी लोग नहीं उनके दिए बाती सब खरीदते हैं, तो इस वजह से इनकी हालत बहुत खराब है। मतलब साल में एक बार दे यूज टू एक्सपेक्ट कि हाँ यार लोग खरीदेंगे, लेकिन उस टाइम भी कोई नहीं खरीदता। और साल भर तो हमारे पास फ्रिज है, घड़ा नहीं खरीदते, हमारे पास बहुत सारी एडवांस चीजें हैं, लेकिन इसी वजह से इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 960, क्वेश्चन है हमारा शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर अलाइड प्रोडक्ट्स इन द टोटल एक्सपोर्ट वाज अबाउट डैश परसेंट। ये थोड़ा पुराने जमाने का सवाल है, लेकिन लगभग अभी भी यही फिगर चल रहा है कि जो एक्सपोर्ट है ना, इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट है, उसमें जो एग्रीकल्चर और अलाइड प्रोडक्ट्स का जो भी शेयर है ना, दैट यू हैव टू टेल कितना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 60%, दूसरा ऑप्शन 65%, तीसरा ऑप्शन 70%, और चौथा ऑप्शन 75%। तो इसको प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 70%। ठीक है, share of agriculture and their allied products in the total export was about 70%. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 961, क्वेश्चन है हमारा
इन इंडिया कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज अफेक्टेड बाय। इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ है ना इंडिया के अंदर, वो किसके द्वारा अफेक्टेड है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। इन चारों में से किसी एक के द्वारा बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड है, तो वो हमें बताना है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कल्चरल प्रोपेंसिटी, दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट प्रोपेंसिटी, तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चरल प्रोपेंसिटी और चौथा ऑप्शन सर्विस सेक्टर्स प्रोपेंसिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इंडिया कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज अफेक्टेड बाय एग्रीकल्चरल प्रोपेंसिटी। हमारे देश में ना ज्यादातर किसान लोग हैं, ठीक है, ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में रिसाइड करती है और वो लोग एग्रीकल्चर वाली एक्टिविटी या अलाइड एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना लोगों का, इट इज अफेक्टेड बाय एग्रीकल्चरल प्रोपेंसिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 962। क्वेश्चन है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो इज लो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ना वो किसमें लो है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा ऑप्शन कैपिटल गुड्स सेक्टर, तीसरा ऑप्शन कंज्यूमेबल गुड्स सेक्टर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए एग्रीकल्चर सेक्टर। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 963 और क्वेश्चन है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन वाज बिगिन इन। आपको बताना है किस्सा कौन से ईयर में मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1956, दूसरा ऑप्शन 1966, तीसरा ऑप्शन 1976 और चौथा ऑप्शन 1986। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1966। एक्चुअली शुरुआत 1965 में हो गया था, लेकिन धीरे धीरे ऑप्शन में है ही नहीं ना 65। बेसिकली कहीं कहीं 65 लिखा है, कहीं कहीं 66 लिखा है। अब एक प्रश्न है कि 65 आए और 66 आए तो क्या लिखेंगे, तो आप 66 लिखिएगा क्योंकि 66 में वो एक हिसाब से इंप्लीमेंट हो चुका था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 964। क्वेश्चन है हमारा हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, जिसे बोलते हैं HYVP, स्ट्रेस्ड अपॉन द यूज ऑफ, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर के ऊपर था, उसने इनमें से किसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था कि इनमें से किस चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना है। पहला ऑप्शन हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन प्रॉपर यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, तीसरा ऑप्शन एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड में ना ये सारी चीजें बोली गई थी कि आपको हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स का भी इस्तेमाल करना है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है और एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करने की जरूरत है, ठीक है। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 965। क्वेश्चन है हमारा 5 क्रॉप्स आर रेस्ट्रिक्टेड अंडर द, ठीक है। 5 क्रॉप्स इनमें से किसके अंडर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन ऑपरेशन फ्लड। देखिए ऑपरेशन फ्लड तो मिल्क वाली बात थी, ठीक है। क्रॉप्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो क्रॉप्स डेवलपमेंट में सिर्फ 5 ही को क्यों रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो क्रॉप मतलब 5 ही क्यों डेवलप करेंगे, अब तो सारा डेवलप करिएगा। तो ये 2 ऑप्शंस कट गए। अब बात आती है ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम और हाई यील्डिंग वेराइटी की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, तो इस हिसाब से ग्रीन रेवोल्यूशन ही होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है कि क्योंकि देखिए शुरुआत की गई थी जो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्डिंग वेराइटीज में 5 फूड क्रॉप्स को रखा गया था। जैसे मैं 5 के नाम आपको बता दूं, जैसे बाजरा था, ज्वार था, राइस था, मेज था, वीट था, ठीक है। वापस बोलूं, वीट था, मेज था, राइस था, ज्वार था, बाजरा था। तो ये 5 जो फूड क्रॉप्स थे ना, इनको हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम के अंदर रखा गया था कि इनकी उपज बढ़ानी थी, इनका प्रोडक्शन बढ़ाना था, ठीक है। बाकी ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम में कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया था। वो चाह रहे थे कि भैया सारी चीज डेवलप हो। अंग्रेजों ने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया था, हमारे देश में खाने की कमी हो गई थी, हम दूसरे देश से इंपोर्ट करा रहे थे। तो हमारा देश कम से कम जो देश जहां पे आजादी के टाइम, इंडिपेंडेंस के टाइम 90% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर कर रही है, उस देश में लोग भूखे मर रहे थे, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में वो इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, वो तो चाहते कि सारे के सारे फूड क्रॉप्स डेवलप करें, ठीक है, अच्छा फले फूले और हम एक्सपोर्ट करें। लेकिन उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटी में ये 5 चीजें बाजरा, ज्वार, राइस, मेज और वीट को रिस्ट्रिक्ट किया स्टार्टिंग में, ठीक है। ऑप्शन बी सही जवाब।
वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए ना प्लीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 966, क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया लैंड मैन रेशियो इज, भारत के अंदर लैंड मैन रेशियो कितना है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन डिक्लाइनिंग, तीसरा ऑप्शन इंक्रीजिंग और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो भैया पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है तो कांस्टेंट तो रह नहीं सकता भैया। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंक्रीज कैसे हो जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिक्लाइनिंग। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से लैंड मैन रेशियो डिक्लाइन करता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 967, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मेड द लीस्ट प्रोग्रेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स? इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में के रिस्पेक्ट में सबसे कम प्रोग्रेस किया है? ठीक है, होल्डिंग मतलब होल्डिंग ऑफ लैंड्स। और जो स्टेट इस क्वेश्चन का सही आंसर है होगा ना, जो स्टेट है वो इंडिया का सबसे पुअरेस्ट स्टेट है, बहुत ज्यादा गरीबी है उस स्टेट में। अब आप समझ रहे होंगे कि वैसे 4 नाम में से लगता है लगभग लगभग सभी में गरीब लोग होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी उस पर्टिकुलर स्टेट में। पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन वेस्ट बंगाल और चौथा ऑप्शन उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। आपको मालूम है इंडिया का सबसे गरीब राज्य बिहार है और सबसे अमीर राज्य गोवा है। साल भर टूरिज्म, गोवा गोन। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब, क्योंकि वहां पे टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, लोग बहुत अर्निंग करते हैं, पॉपुलेशन नहीं है, ढेर सारे बीचेस हैं, साल भर टूरिज्म है। बिहार में ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारी पॉपुलेशन है, ढेर सारी गंदगी है, ढेर सारा इलिटरेसी है। ठीक है, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, हर साल बाढ़ आनी है, एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है, मतलब उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो उसको एक हिसाब से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। गोवा के पास इतने सारे बीचेस है, उसको फायदा मिल गया। बिहार में मतलब एडवांटेज नाम की उस हिसाब से कोई चीज नहीं है, ना टूरिज्म है। ठीक है, क्या बोलेंगे, छोड़िए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 968, क्वेश्चन है हमारा, द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज नियरली। ठीक है, समझ गए। 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 20%, दूसरा ऑप्शन 25%, तीसरा ऑप्शन 30% और चौथा ऑप्शन 35 एंड अबव परसेंट। देखिए अभी हम गूगल करके देखे थे तो प्रेजेंटली ये कितना है, तो 35 एंड अबव है, तो हमेशा 35 एंड अबव ही रहेगा। ठीक है, द ग्रॉस इरिगेटेड एरिया एज अ परसेंट ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज नियरली 35% एंड अबव। अभी फिलहाल गूगल का डेटा 38% दिखा रहा है, तो 35% एंड अबव ये लॉन्ग टर्म में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 969, क्वेश्चन है हमारा, द परसेंटेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट आउटले एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 10th प्लान इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए 12th प्लान भी आके जा चुका है, कब का जा चुका है, 3 साल पहले ही फिनिश हो चुका है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं 10th प्लान। तो दिस इज आर जीएस। भैया कहां से कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, 10th प्लान में कहा हुआ रहा, 12th प्लान में कहा हुआ रहा, फर्स्ट प्लान में कहा हुआ रहा, 7th प्लान कब से कब तक था। तो ये प्लान्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब आप ये मत समझिएगा कि 12th प्लान के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो मोस्ट रिसेंट है। भैया वो भी सवाल पूछेगा, लेकिन 10th 9th 7th इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने सवाल पूछा है कि जो परसेंटेज है ऑफ प्लान डेवलपमेंट आउटले एलोकेटेड टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 10th प्लान इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट। ठीक है, तो 10th प्लान में इट वॉज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 11.9%, दूसरा ऑप्शन 12.9%, तीसरा ऑप्शन 15.9% और चौथा ऑप्शन 18.9%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 11.9%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 970, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नाबार्ड इज नॉट करेक्ट। नाबार्ड को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन, इट गिव्स इनडायरेक्ट फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, इट प्लेस अ की रोल इन प्रोग्राम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगला है, इट फाइनेंसेस एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्रीज थ्रू द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स। और आखिरी है, इट डायरेक्टली गिव्स लोन्स टू फार्मर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो नाबार्ड के संदर्भ में बिल्कुल सही नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी, इट डायरेक्टली गिव्स लोन्स टू फार्मर्स। नाबार्ड डायरेक्टली फार्मर्स को लोन नहीं देता। देखिए नाबार्ड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई के नीचे काम कौन कर रहा है, नाबार्ड। अब नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराता है। आई रिपीट, नाबार्ड किसको लोन देगा, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट आरआरबी दैट इज रीजनल रूरल बैंक्स के तहत किसानों को लोन प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो नाबार्ड है वो डायरेक्टली किसानों को लोन नहीं देता। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 971, नाबार्ड इज अ डैश। अब नाबार्ड के बारे में अभी मैंने बताया कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, तो बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, काय को टाइम खोटी करना, वैसे ही बहुत खोटी कर लिया बगैती करके। ठीक है, नाबार्ड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 972, क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन में इनमें से किस अनाज के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन व्हीट एंड राइस, दूसरा ऑप्शन पल्सेस एंड कोर्स ग्रेन्स, तीसरा ऑप्शन ऑयल सीड्स एंड कॉटन्स, और चौथा ऑप्शन जूट एंड मेस्टा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेहूं और चावल, ऑप्शन ए व्हीट एंड राइस। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे बड़ा इंपैक्ट व्हीट एंड राइस के ऊपर पड़ा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 973, क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लो बिकॉज ऑफ। जो प्रोडक्टिविटी है इंडियन एग्रीकल्चर का वो लो है बिकॉज ऑफ, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इनएफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स, दूसरा ऑप्शन लैक ऑफ चीप एंड इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, तीसरा ऑप्शन एब्सेंस ऑफ इरिगेशन ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द सोन एरिया, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज लो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 974, क्वेश्चन है हमारा, द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड इज द टोटल एरिया अंडर दैट क्रॉप इज अंडर। मतलब वही पूछ रहे हैं कि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड का जो टोटल प्रोडक्शन था ना, उसमें कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा था। ठीक है, जिसने टोटल एरिया कवर करके रखा था। द हाइएस्ट प्रपोर्शन, यही कह रहे हैं ना, द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स टू द टोटल एरिया अंडर द क्रॉप इज, हाँ यही कह रहे हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन राइस, दूसरा ऑप्शन व्हीट, तीसरा ऑप्शन मेज, और चौथा ऑप्शन बाजरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी व्हीट, गेहूं। ठीक है, ऑप्शन बी गेहूं। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 975, 975। देखिए, अगर पूरा क्वेश्चन का तैयारी किया होगा ना तो आपका बहुत तैयार हो गया होगा। देख, बहुत मेहनत से हम वीडियो डालें ताकि आप लोग अच्छी तरीके से मन लगा करके तैयारी कीजिए। देखिए, अगर भला हुआ हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, हमको बहुत खुशी मिलेगी, हमें लगेगा हमारा मेहनत सफल हो गया। ठीक है, कर दीजिएगा। अ स्मॉल होल्डिंग इज वन विच मीन्स एरिया ऑफ 1 to 2 hectares, 2 to 4 hectares, 4 to 10 hectares एंड अबव 10 hectares। ठीक है, स्मॉल होल्डिंग जो है ना, लैंड की जो स्मॉल, जो फार्मर्स, गरीब किसान जो होते हैं ना, उनका जो लैंड होल्डिंग है उसमें स्मॉल होल्डिंग कितनी एरिया को कंसिडर किया गया है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1 से 2 हेक्टेयर, दूसरा 2 से 4 हेक्टेयर, तीसरा 4 से 10 हेक्टेयर, और चौथा 10 हेक्टेयर से ज्यादा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भैया स्मॉल का है तो सबसे छोटा ही होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 976, क्वेश्चन है हमारा, एट द विलेज लेवल द लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस आर डिस्पर्स्ड बाय। इन्होंने सवाल पूछा है कि विलेज के लेवल पे जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के लोन होते हैं वो कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है या डिसबर्स करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, दूसरा ऑप्शन द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, तीसरा ऑप्शन द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और चौथा ऑप्शन द नबार्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है at the village level the loans from the cooperative institutions are disbursed by the primary agricultural credit societies. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 977, क्वेश्चन है हमारा, सोर्स वाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज। अगर हम सोर्स वाइज की बात करें, सोर्स के लिहाजे से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है इंडिया के अंदर इरिगेशन का, जो खेत खलियान में जो सिंचाई की जाती है उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है इंडिया के अंदर। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हमारा वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, दूसरा ऑप्शन केनाल्स, तीसरा ऑप्शन टैंक्स, और चौथा ऑप्शन अदर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर वेल्स और ट्यूब वेल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है
खेतों की सिंचाई करने के लिए, मतलब इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 978, क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड हैज बीन सेटअप इन, पूछा जा रहा है कि नाबार्ड किस साल सेटअप हुआ था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1982, दूसरा ऑप्शन 1984, तीसरा ऑप्शन 1985 और चौथा ऑप्शन 1986। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 12 जुलाई 1982। डेट भी मैं आपको बता रहा हूं, 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो रीजनल रूरल बैंक किस साल स्टैब्लिश हुआ था? रीजनल रूरल बैंक स्टैब्लिश हुआ था 1975 में, नाबार्ड आया था उसके 7 साल के बाद 1982, ठीक है। आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1975। नाबार्ड कब आया था? 1982, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 979। क्वेश्चन है हमारा, द नाबार्ड वर्क्स एज, नाबार्ड किसके तरह काम करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द ओनली बॉडी लुकिंग आफ्टर ऑल द नीड्स ऑफ क्रेडिट ऑफ फार्मर्स। दूसरा ऑप्शन सक्सेसर ऑफ आरआरबीज, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक के सक्सेसर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है an alternative agency to provide rural credit and supplement state cooperative credit societies। और चौथा ऑप्शन an apex body to look after the credit requirements of the rural sector। इस क्वेश्चन का सही आंसर है the NABARD works as an apex body to look after the credit requirements of the rural sector। ऑप्शन डी is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 980 और क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज, जो आरआरबी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड आर्टिशियंस इन एरियाज। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रोवाइड क्रेडिट टू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज। तीसरा ऑप्शन टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ ARDC, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया ARDC का, इट इज एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ ARDC दैट इज एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का फंक्शन टेक ओवर करना। और आखिरी कह रहे हैं सप्लीमेंट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरआरबी इज to provide credit and other facilities to small and marginal farmers, agricultural laborers and artisans in areas, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 981, क्वेश्चन है हमारा, द एम ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स हैज बीन, जो रीजनल रूरल बैंक है ना उसका एम क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू स्मॉल फार्मर्स। दूसरा ऑप्शन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल। तीसरा ऑप्शन प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू रूरल पीपल। और चौथा ऑप्शन गिविंग आउटराइट ग्रांट्स टू रूरल पीपल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एम ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स हैज बीन, ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू स्मॉल फार्मर्स। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 982 और क्वेश्चन है हमारा, लैंड रिफॉर्म्स प्रोवाइड, लैंड रिफॉर्म्स क्या प्रोवाइड कराते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फाइनेंस फॉर इंप्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ लैंड होल्डिंग्स। दूसरा ऑप्शन इनिशिएटिव एंड एनकरेजमेंट टू लैंड ओनर्स। तीसरा ऑप्शन इनिशिएटिव एंड एनकरेजमेंट टू एक्चुअल टिलर्स। और चौथा ऑप्शन फाइनेंस फॉर सेटिंग अप वाटर पंप्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इनिशिएटिव एंड एनकरेजमेंट टू एक्चुअल टिलर्स। लैंड रिफॉर्म्स प्रोवाइड इनिशिएटिव एंड एनकरेजमेंट टू एक्चुअल टिलर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 983 और क्वेश्चन है हमारा, नाफेड दैट इज NAFED इज कनेक्टेड विथ। नाफेड के बारे में पूछा जा रहा है और पूछ रहे हैं कि नाफेड NAFED किससे कनेक्टेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और चौथा ऑप्शन एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता भी दूं जो मैंने नीचे लिख लिया है, दैट इज
नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 984, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द क्रेडिट नीड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इन चारों में से कौन सा ऐसा बैंक है या ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द क्रेडिट नीड, मतलब गांव में जो एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की जो नीड है उसमें पूरा का पूरा जो फोकस्ड काम करता है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रति समर्पित है। ठीक है, आप ऐसे समझिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा एसबीआई, तीसरा है आईबीआरडी और चौथा है नाबार्ड। आईबीआरडी नहीं होगा क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए आरबीआई के अंडर नाबार्ड काम करता है, मतलब आरबीआई का सब्सिडियरी बैंक कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड की किसकी मदद से, मतलब नाबार्ड की मदद से आरआरबी जो है ना, रीजनल रूरल बैंक्स, वो फंड प्रोवाइड कराते हैं एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, नाबार्ड। मैंने क्या कहा? नाबार्ड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, आरबीआई के अंडर काम करता है। और नाबार्ड के नीचे कौन काम करता है? रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जिसका बेसिक काम क्या है, गांव के किसानों को लोन प्रोवाइड कराना, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इट इज नाबार्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला प्रश्न 985 क्वेश्चन है हमारा, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज बीन, इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था वो क्या था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन यूजिंग ग्रीन मैन्योर, दूसरा ऑप्शन रेजिंग मोर क्रॉप्स, तीसरा ऑप्शन हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज बीन हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम जो HYV है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 986, बड़ा सुकून मिलता है इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने भी स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखे, सारे क्वेश्चंस किए, तो आपको भी बड़ा एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आपने बहुत अच्छी खासी तैयारी कर ली। 1000 क्वेश्चंस तैयार करने का मतलब आप समझ रहे हैं, आपके बहुत सारे दोस्तों ने नहीं तैयार किया होगा जितना आपने तैयार किया। आपने एक तो पढ़ा भी, ऊपर से वीडियो देख करके अपना मॉक टेस्ट भी दिया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 986, क्वेश्चन है हमारा, पोवर्टी लाइन इन इंडिया इज, इंडिया में जो पोवर्टी लाइन है वो क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लो, दूसरा ऑप्शन हाई, तीसरा ऑप्शन वेरी लो और चौथा ऑप्शन वेरी हाई। अब बताइए कितना है पोवर्टी लाइन? देखिए ये कोरोना वायरस के चक्कर में तो वेरी हाई आग बंद करके आप टिक कर दो, क्योंकि हम लोगों की भी हालत खराब होने वाली है बहुत बुरी तरीके से। एंड आई एम वेरी सीरियस। पूरा दुनिया बर्बाद हो चुका है, पूरी दुनिया की रिसेशन की स्थिति से भी, मतलब जो इकोनॉमी वो नीचे चली गई है, डिप्रेशन में जा रही है। द ग्रेट डिप्रेशन 1929-30 में जो आया था, उससे भी उसके जैसे हालात बन रहे हैं। ये तो स्टार्टिंग है, हो सकता है कि अगर ये लॉकडाउन लंबा चला तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। तो इंडिया के बहुत सारे देशों में ये जो पॉवर्टी लेवल है ना, वो वेरी हाई होने वाला है। तो इंडिया में तो वैसे ही था, अब और हो जाएगा। वेरी हाई के आगे कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 987, क्वेश्चन है हमारा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर कॉमन इन द, जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो और ज्यादा कॉमन कहां पे है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा ऑप्शन बैंकिंग सेक्टर, तीसरा ऑप्शन प्रोडक्शन सेक्टर और चौथा ऑप्शन सर्विस सेक्टर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम है अगर आप वीडियोस देखते आ रहे हैं तो। कुछ एक वीडियोस में ये क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन आया था और आंसर, इसका सही आंसर है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर कॉमन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 988, क्वेश्चन है हमारा, लेवल ऑफ ह्यूमन वेलबींग इज इन इंडिया, जो इंडिया का जो वेलबींग है ना, इंडिया के अंदर जो वेलबींग का लेवल है ना, वो क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मॉडरेट, दूसरा ऑप्शन हाई, तीसरा ऑप्शन कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन लो। तो भैया हमारे देश में लोग बहुत गरीब हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है
उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ वेल बीइंग है, उसका जो लेवल है, बहुत लो है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 989, क्वेश्चन है हमारा, लेवल ऑफ नॉलेज इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ। जो नॉलेज है ना, उसको हम किसके टर्म्स में मेजर करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नॉलेज में ही मेजर करते हैं, दूसरा ऑप्शन एजुकेशन में मेजर करते हैं, तीसरा ऑप्शन मेमोरी में मेजर करते हैं और चौथा ट्रेनिंग में मेजर करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, जरा सोचिए। नॉलेज को मेजर करना है तो नॉलेज का तो नॉलेज होगा नहीं, मेमोरी बढ़ती घटती रहती है ना। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एक चीज में स्किल एक्वायर करना। तो एजुकेशन, जैसे मैंने पीएचडी कर रखी है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे लोग मेरे नॉलेज को मेजर करते हैं कि आपने पीएचडी कर रखी है तो आपके पास बहुत नॉलेज होगा, इस हिसाब से लोग जज करते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना जिससे लोग मेजर करते हैं लेवल ऑफ नॉलेज। ऑप्शन बी एग्जैक्टली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 990 और क्वेश्चन है हमारा, इन रीसेंट ईयर्स द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन कैरेक्टराइज्ड एज। रिसेंट ईयर में जो इंडियन इकोनॉमी है वो इनमें से क्या कैरेक्टराइज है? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन डेवलपिंग इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन बैकवर्ड इकोनॉमी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव गलत है। बैकवर्ड इकोनॉमी तब था जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे, डेवलप्ड हम कभी हुए नहीं, और डेवलपिंग हम बहुत समय से चलते आ रहे हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 991, क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन रिटार्डेड इन इंडिया मेनली ड्यू। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के अंदर रिटार्ड हो गया मेनली किसकी वजह से? ठीक है, क्या रीजन है इसके पीछे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा हैपहैजार्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन वेस्टर्नाइज सोशल एटीट्यूड्स, तीसरा ऑप्शन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज और चौथा ऑप्शन इनएफिशिएंट एग्रीगेरियन सिस्टम। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज बीन रिटार्डेड इन इंडिया मेनली ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 992, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। इन चारों में से कौन सा एक कॉज है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पॉवर्टी मतलब गरीबी, दूसरा ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन फॉल इन रियल वेजेस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, पॉवर्टी भी कॉज है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का, गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, फॉल इन रियल वेजेस भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 993, क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। जो बहुत सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारे देश में वो क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा ऑप्शन अंडर एम्प्लॉयमेंट, तीसरा ऑप्शन पॉवर्टी और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमारे देश में बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है ना, सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अंडर डेवलपमेंट भी है, पॉवर्टी भी है, बोले तो तीनों ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 994, क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। जो इंडियन इकोनॉमी है वो सिंस इंडिपेंडेंस हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा अ बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन अ डेवलपिंग इकोनॉमी और चौथा ऑप्शन एन अंडर डेवलप्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन सी, अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 995, क्वेश्चन है हमारा, डेवलपिंग इकोनॉमीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो इनमें से क्या कैरेक्टराइज किया जाता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दूसरा ऑप्शन हायर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तीसरा ऑप्शन हायर एबिलिटी टू विथस्टैंड सीजनल फ्लक्चुएशंस और चौथा ऑप्शन हायर लैंड मैन रेशियो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डेवलपिंग इकोनॉमीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, जिस देश में जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा वो डेवलपिंग नेचर का ही होगा। आपने देखा होगा जितने ज्यादा डेवलप्ड नेशन है वहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है।
ठीक है, अगर आप बात करें चाइना की भी ना, तो चाइना के पास इंडिया के लैंड एरिया का 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, इंडिया का जो लैंड एरिया इट इज 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और बुक में लिखा है 22,89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। चाइना के पास इसका मल्टीप्लाई बाय 3, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना उसके पास लैंड एरिया है, इतना उसके पास रिसोर्सेज है, और पॉपुलेशन में वो हमसे सिर्फ 5 करोड़ ज्यादा है। ठीक है, अगर वो पॉपुलेशन के मामले में भी 3 टाइम्स होता तो वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता। ठीक है, तो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है एक हिसाब से, मतलब हम डेवलपिंग है, चाइनीज हमसे थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड है। उनके पास उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, उनकी जो नेशनल इनकम है, हमसे ज्यादा है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। हमारे पास रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए डेवलपिंग इकोनॉमीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 996, क्वेश्चन है हमारा, इन एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल प्रोडक्ट इज मेड बाय। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है नेशनल प्रोडक्ट का, वो कौन देता है, मतलब कौन प्रोवाइड कराता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द प्राइमरी सेक्टर, दूसरा ऑप्शन द सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा ऑप्शन द टर्चरी सेक्टर, और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी मेजर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं नेशनल प्रोडक्ट को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। वो प्राइमरी सेक्टर भी हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर। इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर जीडीपी का 17 to 18% लेकर के आता है, हार्डली 17 to 18%। सेकेंडरी सेक्टर, हमारे पास उतना अच्छा सेकेंडरी सेक्टर है नहीं। ठीक है, इंडिया में उतना अच्छा सेकेंडरी सेक्टर भी नहीं है, उतना मैन्युफैक्चरिंग होता भी नहीं है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जीडीपी का लेकर के आता है वो टर्चरी सेक्टर, इट इज अप्रोक्सीमेटली 57 to 58%। ठीक है, तो अंडर डेवलप्ड नेशन में इकोनॉमी का मेजर पोर्शन इन तीनों में से कहीं से भी आ सकता है, तो एनी ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 997, क्वेश्चन है हमारा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट इन विच। जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो कौन सा स्टेट है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, मोर वर्कर्स आर एंगेज्ड इन अ जॉब देन रिक्वायर्ड। दूसरा ऑप्शन, अ फ्यू वर्कर्स मेक नो कंट्रीब्यूशन इन द जॉब इन विच दे आर एंगेज्ड। तीसरा ऑप्शन, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज 0, और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट इन विच more workers are engaged in a job than required. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 998, और क्वेश्चन है हमारा, एज एन इकोनॉमी डेवलप्स, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती है तो क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल प्रोडक्ट फेल्स। दूसरा ऑप्शन, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर फेल्स। तीसरा ऑप्शन, द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल प्रोडक्ट राइजेस, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एज एन इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन नेशनल प्रोडक्ट राइजेस। जैसे जैसे इकोनॉमी तो जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है ना, आप वो देखिएगा, उसमें जो भी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनका शेयर बहुत ज्यादा है। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहीं से नेशनल प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम बड़ी बड़ी नई नई कंपनीज खोलते हैं तो इंडिया का नेशनल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो देश डेवलप करेगा। सवाल यही पूछ रहे थे, एज एन इकोनॉमी डेवलप्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए, हमारे देश में खेती बाड़ी से तो कुछ हुआ नहीं अब तक। ठीक है, हम लोगों को भी बहुत कुछ इंपोर्ट कराना पड़ता है। आप देख रहे हैं हमारे देश में जहाँ पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतने बड़े लैंड एरिया में एग्रीकल्चर करती है, वहां पे भी चीजें सस्ती नहीं है। हमें खाने पीने की चीजें, इवन जो हमारा खाने का तेल है, दैट इज रिफाइंड ऑयल, वो भी हम दूसरे देश से इंपोर्ट कराते हैं। तो हमारे देश में सब कुछ नहीं होता है, तो इतना अच्छा खासा शेयर नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जवाब इस क्वेश्चन। आजकल ज्यादा बोलने लग गए हम, पता नहीं क्यों। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ ज्ञान बांटना चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा, और मुझे मालूम भी चल जाएगा कि आप वही हैं जो मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे वीडियोस देखते ही नहीं है। ठीक है, तो आप मेरे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 999, क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिस्ट हु पॉइंटेड अटेंशन टू रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस वाज। उस इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए जिसने पॉइंट आउट किया था एक अटेंशन रिलेशनशिप में, और किसके रिलेशनशिप में, स्ट्रक्चरल चेंजेस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में। उन महान इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, जे एन कीन्स। दूसरा ऑप्शन, मॉरिस डॉब।
तीसरा ऑप्शन जे.आर. हिक्स और चौथा ऑप्शन साइमन कुजोनेट्स, जो भी नाम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जे.आर. हिक्स ने ये बात कही थी। हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1000। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, बिफोर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफ बैंक, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम। बैंक को नया ब्रांच खोलने से पहले बैंक को कहां से परमिशन लेने की जरूरत है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन नन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये 25 क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल लगे होंगे। वीडियो पसंद आए, बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपका लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक। हैव अ गुड डे।